CET, that is Central University Common Entrance Test. We know that JNU. Everyone know about JNU? Jawaharlal Nehru University, Jamia Millia University, Delhi University. There are various central universities. In every state there are multiple central universities. They conducted their own exams, their specific exam for the entrance, such as MSc and also the second one, that is JAM, Joint Admission Test for MSc. Joint Admission Test for MSc. Actually JAM जो एग्जाम होती है वो MSc एज वेल एज PhD इंटीग्रेटेड PhD के लिए भी कंडक्ट किए जाते हैं. तो जो JAM एग्जाम होती है वो स्पेसिफिकली IISc बैंगलोर, ठीक है, इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है IISc बैंगलोर. अगर आप वर्ल्ड रैंकिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इसको गिना जाए तो इंडिया से सबसे पहले जो टॉप 3 में आती है उसमें भी टॉप 1 में जो आती है वो IISc बैंगलोर होती है. तो ये एग्जाम जो होती है ये ग्रेजुएशन के बाद हम दे सकते हैं. इसका लगभग जो लेवल होता है वो लेवल जो होता है वो हमारा पूरा ग्रेजुएशन का सिलेबस, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर. प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमने जब भी एग्जाम दी है वो एग्जाम सिर्फ और सिर्फ मार्क्स लेने के लिए दी है और वो भी डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखने के लिए, कोई भी चीज को समझ के उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए नहीं दी है. जैसे कि एग्जाम्पल देते हुए मैं, सबको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक स्ट्रक्चर होता है सेल का, सबको पता है, ठीक है. एक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एनिमल में. उस सेल से उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कोई तो भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, निकोलसन सैंगर मॉडल वैसे कुछ कहते हैं. लेकिन एग्जैक्टली उसमें कौन से प्रोटीन्स होते हैं, कौन से लिपिड्स होते हैं, किस तरीके से वो लिपिड्स और प्रोटीन काम करते हैं, तो इसकी जानना बहुत बेसिक लेवल से. अभी बेसिक लेवल मतलब क्या, प्रोटीन्स के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, उस टाइप को जान लो. लिपिड्स के अलग अलग टाइप होते हैं. तो नॉर्मली होता क्या है, जब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आएगा हम अच्छे से प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ करेंगे, बीएससी में अच्छे से ड्रॉ करेंगे. मुझे पता है अच्छी ड्राइंग निकालते हैं, अच्छे से पॉइंट्स भी उसको उसमें लिखते हैं. प्रॉब्लम ये है IISc बैंगलोर या फिर JAM एग्जाम आपको डायग्राम निकालने के लिए नहीं बोलता है. आपको क्या बोलता है कि अच्छा बताओ ये वाला प्रोटीन कौन सा है, इस प्रोटीन का नाम क्या है, इंटीग्रल कौन सा प्रोटीन है, मतलब जो अंदर वाले प्रोटीन है, एक्सटर्नल एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कौन सा है. तो ये जो बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन होती है बहुत बेसिक. जैसे कि HOD सर ने बताया कि 11th-12th की जो बायोलॉजी है, ठीक है, NCERT स्पेसिफिक बात करूं मैं NCERT, तो जो NCERT है वो उन्होंने इस तरीके से सिंक्रोनाइज किया है. आपने अगर स्ट्रक्चर देखा होगा उसका पार्ट 1 और पार्ट 2 11th और 12th का नीट एग्जाम होती है, पता है ना आपको सबको, नीट मेडिकल वाले जो बच्चे होते हैं मतलब आफ्टर 12th, तो उनके लिए जो एग्जाम प्रिपेयर की गई है और नीट का सिलेबस बनाया गया है. तो आप उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना. वही सिलेबस लगभग आपके पूरे ग्रेजुएशन में चलता है, लगभग ग्रेजुएशन में. तो यही चीज होती है जब आप सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ते हो. थर्ड एक एग्जाम है जो है BET, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट. तो अभी सबसे पहला सवाल आता है दिमाग में कि ये बायोटेक्नोलॉजी वर्ड ही बहुत डेंजर है, क्योंकि वी आर द स्टूडेंट ऑफ जूलॉजी, बॉटनी, मतलब हम थोड़े से इंफीरियर समझते हैं खुद को. प्रॉब्लम हमारा यही कि हम इंफीरियर समझते हैं कि ये तो बायोकेमिस्ट्री वाले हैं, ये तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले हैं, ये तो बायोटेक्नोलॉजी वाले हैं, हम इनसे किस तरीके से कम्पीट करें, इनसे किस तरीके से कम्पीट करेंगे हम. तो ये फियरफुल फैक्टर जो होता है ये सिर्फ दिमाग का फैक्टर है, ऐसा कुछ नहीं होता है. अगर जैसे कि नितिन सर ने बताया पूरा का पूरा CSR का सिलेबस, उसमें देखा होगा आपने कि सेलुलर प्रोसेस, फंडामेंटल, ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के पार्ट हैं. लेकिन क्लियर तो हम ही हुए ना, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि बायोटेक्नोलॉजी आ गया तो कोई तो भी बहुत बड़ी चीज है, रॉकेट साइंस कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता है. हमारा यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम खुद को इतना इंफीरियर समझते हैं. वैसे एक्चुअली ये बोला भी जाता है, जैसे कि एनवायरमेंट होता है कि जूलॉजी आएगा दूसरा, हाँ वो वही ना, वो एनिमल वाले, बॉटनी मतलब वो प्लांट वाले, तो इसका नाम क्या रहता है. ऐसा नहीं होता है. नॉर्मली जो स्टडी होती है वो स्टडी स्पेसिफाइड होती है. दुनिया में जितने प्लांट्स हैं पूरे नाम की आपको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हमारा काम ही नहीं है. हमारा काम है बहुत ही स्पेसिफिक वे से जानना. एग्जाम, क्लियरिंग द एग्जाम एंड स्टडी द एग्जाम, ये बहुत डिफरेंट चीजें होती है. किसी भी प्रिपरेशन के लिए जब आप किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करते हो तो आपको टॉप नहीं आना, उसमें आपको एग्जाम क्लियर करनी है, क्योंकि पहले ही वो जो फियर फैक्टर हमारी इसमें होता है वही नहीं जाता है, ठीक है. सो ये है पूरी की पूरी 3 एग्जाम होती है ग्रेजुएशन लेवल के लिए. तो आप सोचो कि अगर आपने JAM जो जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स है, तो आपको कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है, IISc बैंगलोर. डॉक्टर CV रमन पता है, डॉक्टर CV रमन एक बार के वहाँ पे डायरेक्टर थे, ठीक है, डॉक्टर CV रमन वो वाली इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है. और ये इतनी
इतनी भारी नहीं होती एग्जाम। आप सिलेबस एक बार गूगल करो, एग्जाम का सिलेबस देखो, जो आपके पूरे के पूरे बीएससी है, ग्रेजुएशन में जितना सिलेबस है वही सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस वही है। बस कुछ नहीं, उसको थोड़ा सा बेसिक से डिटेल में पढ़ना है। अभी डिटेल और बेसिक का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि अगर आपको किसी भी प्रोटीन के बारे में जानना है तो उससे पहले आपको अमीनो एसिड पता होना चाहिए, बराबर है? अमीनो एसिड क्या होते हैं वो पता होनी चाहिए, कितने टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है? एसिडिक कौन सा है, बेसिक कौन सा है, एरोमेटिक कौन सा है, फिनोल रिंग कौन सा है, ये सीखते हैं। अभी देखो यहाँ पे केमिस्ट्री भी आ गया। फिर वो पता करना है आपको कि ये बेसिक है तो ये बेसिक ही क्यों है। जैसे कि हम नॉर्मल बोलते हैं ना, डीएनए इज अ डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। व्हाई इट इज कॉल्ड एज द एसिड? क्यों बोलते हैं डीएनए को डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड? कभी दिमाग में आया कि इसको एसिड क्यों बोलते हैं? एसिड, ओके। सो ये देखो केमिस्ट्री क्लब हो गया है, ठीक है? वही आपने अगर उसको भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा, वही डीएनए का स्ट्रक्चर, तो एक कोई फॉस्फोरिक ग्रुप होता है, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ठीक है? और यहाँ पे शुगर का पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर होता है। बस आपको इतना ही जानना है बेसिक का मतलब कि 5 कौन से कार्बन है, कौन से कार्बन के ऊपर कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, दैट्स इट। इतना ही बेसिक का मतलब होता है। वैसे तो आपको डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर तो अच्छे से पता ही है कि ATGC की पेयर होती है, AT में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और GC में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। लॉजिक है कि अगर आपको एनर्जी अप्लाई करनी है, डीएनए के स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है, तो ज्यादा एनर्जी किसको लगेगी? जिसके पास 3 स्ट्रक्चर है। यही बेसिक होता है। इतना हार्डकोर रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है। आपकी सोच मैटर करती है कि आप उस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ते हो। आप पढ़ रहे हो लिखने के लिए कि समझने के लिए? दोनों चीजें हैं, समझ के भी लिख सकते हो, समझ रहे हो ना? तो यही चीज होता है। तो ये एक ग्रेजुएशन के लिए स्पेसिफिक एग्जाम होती है, ठीक है? ये तीनों एग्जाम ग्रेजुएशन के लिए होती है, ठीक है? जैसे कि आपको पता होगा पुणे यूनिवर्सिटी जो है, ठीक है, पुणे यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, ये हमेशा एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है फॉर द एमएससी, ठीक है? आरटी में या फिर हमारी जो गोंडवाना यूनिवर्सिटी है वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम नहीं है, लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है, ठीक है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हमेशा एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखती है, ठीक है? कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का मतलब होता है कि आपका जो भी ग्रेजुएशन लेवल है उसी के बेसिस के ऊपर थोड़े से क्वेश्चन डिजाइन करना और आपकी एक एलिजिबिलिटी चेक करना कि एक्चुअली आर यू एबल टू टेक एडमिशन इन द पीजी। तो यही चीज होती है CUCET में। और जाम के बारे में बताया, ये जो एग्जाम होती है जाम की, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम होती है लगभग, ठीक है? लेकिन इतना बेसिक लेवल पे होती है कि आप भी सोचोगे एग्जैक्टली, ठीक है? हमको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि कौन सा अमीनो एसिड बेसिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आपको पहले एसिड, अमीनो एसिड तो पता होना चाहिए, तो यही बेसिक। और इसीलिए 11th-12th का जो NCERT है वो इस तरीके से सिंक्रोनाइज किया गया है कि आपको हर चैप्टर को लिंक करवाए कि इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है। कभी भी डायरेक्टली पहले डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं देंगे, वो पहले सेल साइकिल बताएंगे कि सेल साइकिल है क्या, ठीक है? सेल साइकिल के बारे में पहले बताएंगे, उसके डिटेल में बताएंगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि व्हाट इज एक्जैक्टली डीएनए रेप्लिकेशन। समझ में आ रहा है? सो एक्चुअली व्हाट इज नेट जेआरएफ हैज टू बी ऑफर यू, ठीक है? अगर आपने नेट जेआरएफ या फिर सेट एग्जाम क्वालिफाई किया तो एक्जैक्टली क्या होगा, ठीक है? सो टू कंट्रीब्यूट द इफेक्टिव टीचर और रिसर्च फील्ड, सेट और नेट एलएस, ये जो है ये आपको अच्छे से प्रिपेयर करती है फॉर दी असिस्टेंट प्रोफेसर और वी कैन से दैट दी टीचर, ओके? बट वही नेट की जो एग्जाम है CSIR की, वो जो जेआरएफ वाला कैटेगरी होता है, ये जेआरएफ और एलएस कैटेगरी उतना बड़ा नहीं होता जो हम सोचते हैं। हमें लगता है कि जेआरएफ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, नहीं, ये सिर्फ मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये जो मार्क्स होते हैं ना, ठीक है, 200 मार्क की एग्जाम है, ठीक है? उस एग्जाम के थ्रू अगर आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसके ऊपर आपका जेआरएफ का कट ऑफ और आपका एलएस का कट ऑफ, ठीक है? ये दोनों अलग अलग एग्जाम नहीं है, एग्जाम एक ही है, सिर्फ आपके मार्क्स कितने हैं। सो वो फॉर्म भरते वक्त ही हमें पता करना पड़ता है, हमें उस तरीके से इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ती है कि आपको जेआरएफ चाहिए कि एलएस चाहिए। किसी की इच्छा नहीं होगी कि मुझे रिसर्च नहीं करना है, मुझे सिर्फ पढ़ाना है, वो एलएस के ऊपर टिक कर दे, वो सिर्फ उसको कितने भी मार्क्स आए वो सिर्फ एलएस के लिए एलिजिबल हो सकता है, ठीक है? लेकिन अगर आपने एलएस जेआरएफ दोनों टिक किए, ठीक है, तो वहाँ पे मार्क किए तो आपको एलएस के मार्क्स मतलब जेआरएफ के मार्क्स मिल गए, सो यू आर अवॉर्डिंग फ्रॉम जेआरएफ, ओके? और ये जेआरएफ जो होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो CSIR की कोई भी इंस्टीट्यूट, ठीक है, देयर इज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट
इन इंडिया CSR की। CSR का लॉन्ग फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ये जो CSR इंस्टीट्यूट होती है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं। आप नेट JRF के बाद, मतलब आपको अगर एक नेट JRF का क्राइटेरिया क्रैक हो गया, उसके बाद आप कहीं पे भी रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च का मतलब ऑब्वियसली एक जो PhD का क्राइटेरिया होता है वो, तो देखो यहाँ पे जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जब आप JRF होते हो तो ऐसे आपको डायरेक्टली वो नहीं ले लेते, आपको भी चेक करते हो। चेक किस तरीके से करते हैं? आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू पैनल में लगभग आपके जो होते हैं वो साइंटिस्ट लोग होते हैं। साइंटिस्ट एक पैनल होता है, वो साइंटिस्ट लोग बिल्कुल रैपिड फायर टाइप क्वेश्चन पूछते हैं कि किस तरीके से। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप JRF हो गए मतलब आप रिसर्च में चले गए, ऐसा नहीं होता है। आपको पूरा बेसिक से पकड़ेंगे वो, पूरा बेसिक से। अच्छा ये प्रोटीन कौन सा है, वो प्रोटीन कौन सा है, इसका क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर ब्रेक करना है तो कौन सा प्रोटीन, कौन सा टेक्निक यूज करना पड़ेगा। सिंपल सिंपल, बहुत ही सिंपल, लेकिन पूरा बेसिक। आपने जिंदगी में सोचा नहीं होगा कि इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं। वो इतना भयानक क्वेश्चन पूछते हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस पे कौन से नाइट्रोजन बेस है, पिरिमिडिन और प्यूरिन, फिर पिरिमिडिन और प्यूरिन के कौन से स्ट्रक्चर है। बहुत ही सिंपल। मतलब हम जो सोचते हैं कि ये किसी काम का नहीं है, एग्जाम में लिख लिया है, वहां से मार्क्स आ गए, और ये बोलते हैं कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज, इसमें भी फर्क होता है। और RNA का स्ट्रक्चर इस तरीके से है कि वहां पे एक ऑक्सीजन अब्सेंट होता है, सॉरी प्रेजेंट होता है, और DNA में अब्सेंट होता है। तो इसी को फिर बोलेंगे आपको ये एक सिंपल सा, अच्छा बताओ हमें कि DNA ही क्यों जेनेटिक मटेरियल प्रीफर करते हैं। सोचा है कभी आपने कि हमारा जेनेटिक मटेरियल RNA क्यों नहीं है, DNA ही क्यों है? क्यों ऐसा क्यों होता है कि DNA को क्यों इतना इंपॉर्टेंस है, RNA को क्यों नहीं है? लेकिन वही अगर बात करें जो ऑनगोइंग पैंडेमिक है, उसका स्ट्रक्चर का जेनेटिक मटेरियल RNA है कि नहीं? कोरोना वायरस, उसका स्ट्रक्चर जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA है, वो भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड, और वो भी नेगेटिव वाला। देखो इतना सा छोटा सा स्ट्रक्चर है, फिर भी इतनी बड़ी तबाही। तो ये जेनेटिक स्ट्रक्चर इस तरीके से क्यों होता है, ठीक है? तो स्टेबल क्यों होता है, अनस्टेबल क्यों होता है, इतने सिंपल सवाल, बस उसी के लिए हमें बेसिक प्रिपेयर करना है, ठीक है? देन दीज आर सम लैब्स, ठीक है? ये लिस्ट ऑफ एग्जाम्स व्हिच इज यू कैन डू आफ्टर द ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इतनी सारी एग्जाम्स आप दे सकते हो। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से सबसे मेन एग्जाम CSR का है, इसीलिए क्योंकि इसमें सारे के सारे कवर हो जाते हैं। अगर आपने सिर्फ CSR का एग्जाम क्लियर किया, सिर्फ CSR का, ये एग्जाम आपको पूरे इजी लगेंगे, क्योंकि CSR का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, यहाँ पे इस तरीके से सिलेबस डिजाइन किया गया है कि इंडिया की कोई भी, इंडिया की बात कर रहा हूँ, इंडिया की कोई भी लाइफ साइंस की एग्जाम आप इजीली क्रैक कर सकते हो, इजीली, ठीक है? इजीली। जैसे कि वहां पे दिया है गेट अलग है, वो इंजीनियरिंग वाली कंडक्ट करते हैं, IIT कंडक्ट करती है। देखो कंडक्ट IIT कर रही है, देखो रहे जूलॉजी पढ़ने वाले, वही गरीब लोग थोड़े बात मतलब ना, वो वैसे ही बोलते हैं ना कि जूलॉजी पढ़नी है, इसको क्या आता होगा, लेकिन वो गेट भी दे सकते हैं, वो गेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं, और वो एग्जाम हमेशा कंडक्ट करते हैं IIT। देखो आप IIT की एग्जाम क्रैक कर लो, समझ रहे हो ना, IIT की एग्जाम। उसके बाद और एक एग्जाम है DBT-JRF, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट है, ये भी एक एग्जाम कंडक्ट करती है। आप ये भी एग्जाम पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो, ठीक है? उसके बाद और एक है ICMR-JRF, ये ICMR पता है ना? अच्छा कितने लोगों को ICMR के बारे में पता चल गया पैंडेमिक में? पैंडेमिक जो है ना ऑनगोइंग कोरोना वाला, क्योंकि पूरे के पूरे रेगुलेशन ICMR के फॉलो करते थे हम। मास्क पहनना है, डिस्टेंस रखना, ये सब के सब ICMR गवर्न करती थी, और ICMR का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और वहां पे क्योंकि कोरोना के टेस्टिंग के लिए, कोरोना के जो पेशेंट होते हैं उसकी टेस्टिंग के लिए, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो लैब लगती है, वो लैब भी बहुत ही ज़्यादा इक्विप होती है। ऐसे इंडिया में सिर्फ एक ही लैब है, वो भी पूना में, उसका नाम है NIV, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और ये ICMR की लैब है। वहाँ पे 4th लेवल की सिक्योरिटी लगती है, 4th लेवल की सिक्योरिटी, मतलब वहाँ पे छोटा सा भी इन्फेक्शन हुआ इस गॉन कंप्लीटली। तो इस तरीके की एग्जाम जो होती है ICMR की एग्जाम होती है, और वो भी आपको फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं। फेलोशिप का मतलब ये होता है कि इनकम, थोड़ा सा इकोनॉमिक सपोर्ट, कि हम आपको इकोनॉमिक सपोर्ट देते हैं, आप अपना पूरा दिमाग जो है वो रिसर्च के ऊपर फोकस करो, ठीक है? उसके बाद और एक एग्जाम है
BINC ये बायोटेक कंसोर्टियम इंडिया लिमिटेड, ये एक एग्जाम होती है जो आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो। उसके बाद और एक होती है BITP, उसके बाद ये ARS नेट, ये एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है। अभी हम सोचते हैं कि जूलॉजी वाले हैं, तो जूलॉजी वाले किस तरीके से देख सकते हैं, वहाँ पे होता है एनिमल फिजियोलॉजी, ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी। यहाँ पे होता है फिशरी, फिश एंड फिशरी, आई थिंक सो यू आर स्टूडेंट ऑफ फिशरी एक्वाकल्चर, तो आप भी एग्जाम दे सकते हो। मतलब हर कोई ये जो एग्जाम ये दे सकता है पीजी के बाद। इवन एंटोमोलॉजी के लोग दे सकते हैं, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंटोमोलॉजी, ये भी दे सकते हैं। उसके बाद और एक है ये जो एग्जाम है जॉइंट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बायोलॉजी एंड इंटरडिसिप्लिनरी लाइफ साइंसेज, ये टाइफर, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये एग्जाम कंडक्ट करती है, और ये भी एमएससी और पीएचडी के लिए है, ठीक है, एमएससी और पीएचडी। तो यहाँ पे एमएससी और पीएचडी साथ साथ होती है, ठीक है। उसके बाद आईआईएससी के बारे में बताया, तो यहाँ पे सिर्फ एमएससी के बाद ही नहीं, बीएससी के बाद ही आप जाम के थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन एमएससी के बाद यहाँ पे स्पेसिफिकली पोजीशंस निकलती है पीएचडी के लिए। तो आप अगर नेट क्वालिफाइड हो, आपके पास फेलोशिप है, सो आपका वहाँ पे इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू होने के बाद आपको डायरेक्टली एडमिशन दिया जाता है, ठीक है। एडमिशन दिया जाता है आईआईएससी बैंगलोर में, एक गाइड होते हैं, वो गाइड आपको 5 साल के लिए गाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आईसर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये भी टॉप मोस्ट लेवल की, जैसे कि आईआईएससी के बाद, ठीक है, आईआईएससी के बाद उसके बाद आती है सीएसआईआर, और सीएसआईआर के बाद जो भी इंस्टीट्यूट आते हैं वो आईसर और नाइसर जैसी इंस्टीट्यूट्स आती है, और ये भी इंस्टीट्यूट आपको एमएससी एंड पीएचडी। तो हमें इतना ही पता था कि गोंडवाना यूनिवर्सिटी में एमएससी होता है, नागपुर यूनिवर्सिटी में एमएससी होता है। ये भी इंस्टीट्यूट है जो आप सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जा सकते हो, एंट्रेंस एग्जाम एमएससी के लिए पीएचडी के लिए ऑब्वियसली आपको सीएसआर की जेआरएफ लेनी पड़ेगी, ठीक है, उस सीएसआर की जेआरएफ थ्रू, और बाकी की जो जेआरएफ है जैसे कि आईसीएमआर की जेआरएफ है, ठीक है, एएसआर की जेआरएफ है, ये भी सब कुछ एग्जाम ही है जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करती है पीएचडी के लिए। उसके बाद और एक एग्जाम है बार, एनसीबीएस, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस, ये भी एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप एमएससी और पीएचडी कर सकते हैं। ये सब कुछ पूरे के पूरे एमएससी और पीएचडी के लिए इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन विद द लैक ऑफ अवेयरनेस हमें यही प्रॉब्लम है कि हमें यही नहीं पता कि ये एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं, यहाँ पे भी एमएससी होती है। हमें यही लगता है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी लेवल पे ही होता है, ठीक है। उसके बाद है बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। अभी देखो एटॉमिक नाम आया तो तभी ऐसा लगेगा कि ये केमिस्ट्री का है, नहीं, हमें भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटी होती है लाइफ साइंसेस के लिए। उसके लिए सबसे मेन चीज़ है सीएसआर की नीड, क्योंकि उसका सिलेबस इस तरीके से डिजाइन किया गया है, आपने एक बार ये क्रैक कर लिया तो पूरे के पूरे एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो। सबका सिलेबस लगभग सेम होता है, लगभग सेम, ठीक है। लेकिन बार का जो इंटरव्यू होता है ये इंडिया का सबसे टफ इंटरव्यू होता है, सबसे टफ, ठीक है। इंडिया की एक ऐसी इंस्टीट्यूट है बार जो सबसे टफ इंटरव्यू लेती है। उसके बाद एम्स, अभी देखो ये एम्स आ गया, आप सोचोगे ये डॉक्टर कैसे बनेंगे, यहाँ पे डॉक्टर नहीं बनना है, ये डॉक्टर नहीं बनना है, यहाँ पे भी पीएचडी कर सकते हैं हम लोग। एम्स हर साल एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करता है, और उस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू अगर आपने क्वालिफाई किया तो आपको वहां पे पीएचडी कर सकते हो हॉस्पिटल में, ठीक है। आप किसी डायरेक्टली सब्जेक्ट के ऊपर काम कर सकते हो एम्स में। उसके बाद और एक है CDFD, ये सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक। तो ये कुछ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इस तरीके से वर्ड्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने सीएसआर का नेट क्वालिफाई किया तो आप इसके लिए भी क्वालिफाइड हो। तो सीएसआर का नेट ये ऐसा नेट होता है जो फेलोशिप प्रोवाइड करने के बाद एक विंडो प्रोवाइड करता है हमें कि किस तरीके से यहाँ पे हम पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। और ये नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है, इसमें से ये जो आईआईटी है, देखो अभी आईआईटी में आप सोचते होंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ भी टेक्नोलॉजी वर्ड आया मतलब ये इंजीनियरिंग वाले ही जा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमारे अभी करंटली दो जो हमारे स्टूडेंट हैं कैंपस से, ठीक है, आगे आएंगे उनके नाम, एक रॉबर्ट बोलते हैं और एक शिवानी परादे नाम है। अभी वो स्टूडेंट जूलॉजी के थे, ठीक है, तो जूलॉजी के थे, 2019 के पास आउट है उनका। एक जो लड़की है शिवानी परादे, वो आईआईटी हैदराबाद में काम कर रही है। क्या किया उसने, सीएसआर का नेट दिया, जेआरएफ हो गई, ठीक है, इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद डायरेक्टली आईआईटी हैदराबाद। और देखो स्टडी हमने 2 साल जूलॉजी की और उसने सब्जेक्ट क्या लिया पता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स।
बायो इन्फॉर्मेटिक्स, शायद आपको सिलेबस में भी है, बराबर है। उसके बाद जो रॉबर्ट है उसका जो टॉपिक है वो है कैंसर बायोलॉजी, एकदम स्पेसिफाइड। तो सीएसआर का सिलेबस पूरा का पूरा विंडो ओपन कर देता है हमें, हम किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उतना बेसिक लेवल का नॉलेज हमें आ जाता है, ठीक है। सो ये नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स है, ठीक है। सो अदर देन नेट सेट, अभी देखो अदर देन नेट सेट का मतलब क्या होता है कि अगर नेट सेट ये आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करेगा, बहुत बेसिक नॉलेज कि एग्जाम किस तरीके से होती है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, लेकिन आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस के ऊपर, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो मतलब अभी आप एमएससी पास आउट हो जाएंगे, शायद इस मई मंथ में आपके एग्जाम्स होंगे, एग्जाम्स पास आउट होने के बाद आप सोचोगे कि कॉम्पिटिटिव बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, इसके बाद ये भी ऑप्शंस हैं जो हमें पता नहीं है अभी तक के। देखो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की अलग अलग एजेंसीज है, ये गवर्नमेंट की एजेंसीज है अलग अलग, यहाँ पे आईसीएमआर जो होता है ना, आईसीएमआर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट निकालता है जो हम एलिजिबल है, उसके बाद कुछ साइंटिस्ट की भी पोस्ट निकालते हैं, ठीक है, और वो साइंटिस्ट बी और साइंटिस्ट ए, ठीक है, ध्यान दो, साइंटिस्ट ए और साइंटिस्ट बी, ये जो एग्जाम होती है पोस्ट ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड होती है, मतलब आपके लिए नेट क्वालिफाइड ये जरूरी नहीं होता है। आईसीएमआर की साइट चेक करो आप एक बार, वेबसाइट, वहां पे देखो टेक्निकल असिस्टेंट साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट बी की हर बार एग्जाम कंडक्ट करते हैं, और ये ऑनलाइन एग्जाम होती है, नागपुर में सेंटर होता है, ठीक है, उसके बाद पूरी इंडिया में अलग अलग सेंटर्स होते हैं। तो आईसीएमआर की जो एग्जाम्स होती है, ये एग्जाम्स वो खुद कंडक्ट करते हैं, और वो भी बहुत ही बेसिक लेवल के ऊपर, यही सब कुछ वही यही पूछेंगे कि कोरोना वायरस में उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर कौन सा है। अच्छा, कोरोना वायरस जो होता है वो आपके बॉडी में जाता है, सबसे पहले कहाँ पे अटैच होगा, लंग्स में होता है ऑब्वियसली, लेकिन उसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ACH रिसेप्टर नाम का एक रिसेप्टर होता है। बस सिंपल, ये एज इट इज है, हमको हमारे ही सराउंडिंग के बारे में, हमें हमारी जो एनवायरनमेंट उसी के बारे में अवेयरनेस, वही हमें एग्जाम क्लियर करवाने में हेल्प करते हैं। गारंटेड दे रहा हूं, अगर आपने इस बार की सीएसआर दिया, एक या दो क्वेश्चन कोरोना के ऊपर पूछे जाएंगे, गारंटेड। ऑनगोइंग है वेरी हॉट टॉपिक, तो उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, ठीक है। तो आप न्यूज में भी पढ़ते हो। अच्छा, कोविशील्ड पता है सबको, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, ठीक है, कोविशील्ड कोवैक्सीन है, वैक्सीन ही है, ये वैक्सीन ही है, लेकिन एग्जैक्टली वो क्या करवाते हैं बॉडी में जाके, क्या लगता है आपको, वैक्सीन क्या करते होंगे हमारी बॉडी में जाके, हाँ, एंटीजन, एंटीबॉडीज, ओके। वैक्सीन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट की अलग अलग है, ठीक है, जैसे कि कोविशील्ड जो है वो यूएस में बनी है, ठीक है, वहाँ पे जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उन्होंने मिलकर बनाया है, और वहीं से हमने इंपोर्ट की है, जो पूना में इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट अदर पूना वाला की, उन्होंने वो बनाई है। वो जो है वो जो वैक्सीन है वो mRNA के ऊपर बेस्ड है, मतलब वायरस का स्ट्रक्चर उसको इनएक्टिवेट कर दो, इनएक्टिवेट करने के बाद उसको आपके बॉडी में डाल दो, आपकी बॉडी समझेगी ये फॉरेन पार्टिकल है, आपकी बॉडी प्रॉपर रिस्पॉन्स देगी उसको, ठीक है, और वो प्रॉपर रिस्पॉन्स एंटीबॉडी के द्वारा होगा। लेकिन देखो आपको एक बात ऑब्जर्व की होगी, जैसे आपने वैक्सीन ली ना, आपको कभी कभी बुखार आता है, लेकिन किसी किसी पर्सन को नहीं आता है, ये भी है, दोनों चीजें हो गई यहाँ पे, एक पर्सन को बुखार आ गया मतलब उसको फीवर आ गया, दूसरे पर्सन को नहीं आया, तो ऐसा क्यों होता होगा, बिकॉज ऑफ इम्यूनिटी, वी हैव अ डिफरेंट इम्यूनिटी विद डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है। उसमें देखो आपको, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो फीवर जो आता है वो फीवर 1 या 2 दिन में ही चला जाता है, ये भी देखा होगा आपने। तो वो वैक्सीन किस तरीके से बनी है, इसके ऊपर सवाल आ सकता है। अगर वही कोवैक्सीन की बात करें तो कृष्णा इल्ला जो बायोटेक, भारत बायोटेक के हैं हैदराबाद में, उन्होंने बनाई है, तो उन्होंने mRNA नहीं लिया है, उन्होंने वो जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं ना कोरोना वायरस के, ऐसे एक कोरोना वायरस का राउंडेड स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर का एक छोटा सा पार्ट लिया है, वो भी स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, उसी को क्या किया उन्होंने उसके बॉडी में इंट्रोड्यूस किया है। जैसे ही वो बॉडी में गया, बॉडी समझने लगी कि ये फॉरेन पार्टिकल है, बस वहां से उन्होंने एंटीबॉडी सीक्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी तरीके से इतना बेसिक लेवल जो अवेयरनेस होना चाहिए इसके बारे में, सिर्फ वैक्सीन तो ले ली है हमने, लेकिन वो कहाँ बनी है, कैसे बनी है, कौन से कंपोनेंट उसके लिए जरूरी है, यही बेसिक चीजें जो है हमें पता होनी चाहिए, दैट्स इट, इतना ही होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखो आईसीएमआर, उसके बाद और एक है आइकर,
ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसकी नागपुर में दो इंस्टीट्यूट्स है, एक है सिट्रस नाम की जो वर्धा रोड पे है, और एक है नागपुर के अंदर, ठीक है, वाड़ी के अंदर ऑरेंज वाली, मतलब वो स्पेसिफिकली ऑरेंजेस के ऊपर काम करते हैं और ये पूरे के पूरे कॉटन रिसर्च के ऊपर काम करते हैं। तो ये भी टेक्निकल पोस्ट निकालते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट, और इसको भी आप ले सकते हो, परमानेंट पोस्टिंग है ये, ठीक है, ये भी टेक्निकल पोस्ट निकलती है। उसके बाद एमपीएससी के थ्रू भी आपको पोस्टिंग दे सकते हो। अच्छा, किसी को लगता होगा कि एमपीएससी में हमारा काम क्या है, तो एक्चुअली एमपीएससी जो होती है, एमपीएससी की एग्जाम स्पेसिफिकली लाइफ साइंस के जो स्टूडेंट है उसमें से भी फिशरी, एंटोमोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी और अदर जो पीपल्स होते हैं इनको ये फाइंड आउट करती है। एमपीएससी के थ्रू भी आप ये पोस्टिंग कर सकते हो, और ये इसके लिए नेट से जरूरी नहीं है, इसके लिए नेट से जरूरी नहीं है, इसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट करना है, ठीक है। बट ये कब होगा, क्योंकि एमपीएससी में पहला पेपर जो होता है कॉमन होता है, दूसरे पेपर में बिल्कुल स्पेसिफाइड पेपर होगा आपका, वो भी लाइफ साइंस के थ्रू, तो आपको वो बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। उसके बाद यूपीएससी से भी एग्जाम्स निकलती है और वो भी स्पेसिफिक लाइफ साइंसेस के लिए, ठीक है, जैसे कि फॉरेस्ट ऑफिसर, ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर की जो पोस्टिंग वगैरह होती है छोटे ग्रेड की, बी ग्रेड्स की, ये भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप दे सकते हो। वैसे तो आप एलिजिबल अंडर ग्रेजुएट के बाद ही हो, ठीक है, लेकिन आपका नॉलेज भी इन्हांस हो जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन में 2 साल में, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल होता है, वास्ट होता है, तो आप ये भी एग्जाम्स दे सकते हो। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट होती है, और जेआरएफ होता है वेरियस इंस्टीट्यूट, जैसे कि मान के चलो यही सीएसआर की इंस्टीट्यूट्स है, वहां पे कुछ जेआरएफ की पोजीशंस निकलती हैं, तो इसके लिए आप नेट पास आउट नहीं चाहिए, ध्यान दो, नेट पास आउट नहीं होना चाहिए, आप पोस्ट ग्रेजुएशन पास आउट हो, आप एमएससी क्लियर हो, आप डायरेक्टली पोस्ट वहां पे ऑनलाइन अप्लाई करोगे, आपका क्या होगा, इंटरव्यू अगर हो गया तो आपको वो फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं, वो आपको अच्छी खासी अमाउंट प्रोवाइड करते हैं फेलोशिप की, और वो पोजीशंस होती है आपकी जेआरएफ की पोजीशंस, और उसी को कंटिन्यू करो तो आप एसआरए भी कन्वर्ट होते हो। तो ये सब कुछ कब होता है, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो ऐसा नहीं कि नेट सेट ही सब कुछ है, ये भी एग्जाम्स है, लेकिन नेट सेट के ऊपर हम इतना फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप नॉर्मली किसी भी एग्जाम दे सकते हो, कोई भी एग्जाम, तो आपका ये बेस बन जाता है। ये बेस बनना ही बहुत जरूरी चीज होती है, क्योंकि ये बेस बनेगा तो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो। और बिलीव मी, ये नेट का एग्जाम जो होता है इतना भी भारी नहीं होता, ठीक है, आगे स्लाइड में पता चल जाएगा आपको। अभी ये नेट सेट के बारे में कुछ मिथ्स हैं जो शायद आपके भी मन में होंगे, शायद, ठीक है, नहीं होंगे, इट्स गुड, बट ये शायद होंगे कि द एग्जाम encompasses everything beneath the sun. It means that we have to read each and everything. It's not required, it's not specified. We need some specific study, we need some precision, okay? That precision is only about our some syllabus. What does it exactly mean? We know that there are the 13 topics, okay, 13 topics. हमको उसमें मास्टर्स नहीं बनना है। एग्जाम क्रैक करना एक अलग चीज होती है, इट्स एन आर्ट, ठीक है। ये बहुत कम लोगों को होता है कि ये किस तरीके से एग्जाम, पहले तो आप ये समझो कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है कि आप किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। इमेजिन करो 75 क्वेश्चन है, चुना में सिर्फ 25 है, क्या लगता होगा कि 25 ऐसे इतने इजी हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन किए होंगे वो सोचो आप, ठीक है। तो देखो कि द एग्जाम encompasses everything beneath the sun, इसका मतलब ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि इसका जो सिलेबस है ये बहुत ज्यादा वास्ट है या फिर सिलेबस के बाहर कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं, सिलेबस के अंदर सही सब कुछ सिलेबस के अंदर ही होता है। बस आपको ये समझना है कि उसमें भी प्रिसीजन चाहिए। प्रिसीजन मतलब सबसे पहले तो आप अपनी स्ट्रेंथ पहचान लो, ओके। ये बहुत कम लोग होते हैं कि ये एक्सेप्टेंस कम लोगों में होता है कि मुझे ये नहीं आता, ये सबसे मेन चीज होती है। हमारा ये माइंड सेट होता है कि क्या कहेंगे लोग, कि हंसेंगे कि इसको इतना भी नहीं आता, नहीं आता तो नहीं आता। सबसे पहले ये एक्सेप्ट करो कि मुझे क्या आता है, कुछ क्या नहीं आता है, क्योंकि आप उस तरीके से भी स्टडी करोगे। अच्छा, मुझे पता है कि मुझे बायोकेमिस्ट्री आती है लेकिन जेनेटिक्स उतना अच्छा नहीं आता, तो जेनेटिक्स के ऊपर कम ध्यान दूंगा, मैं सिर्फ समझने के लिए पढ़ूंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व करूंगा आपसे, लेकिन मैं समझूंगा जरूर। लेकिन मेरा स्ट्रेंथ क्या है, बायोकेमिस्ट्री, तो मैं बायोकेमिस्ट्री के ऊपर फोकस करूंगा, उसके ऊपर कितने क्वेश्चन आते हैं वो निकालूंगा। तो ये स्पेसिफाइड हो गया।
और ये एडमिट खुद ने करना ही चाहिए कि मुझे नहीं आता, क्योंकि उससे ना आपका एग्जाम में ईगो आड़े नहीं आता। होता क्या है, एग्जाम